कितना देखा था? रिचार्ड जो है वो क्लास 3 में सारी बटरफ्लाई पढ़ चुका था 25। हाँ वही, फिर यहाँ लास्ट से बाकी है ना। लास्ट एक्चुअली हो गया था। हाँ, उसकी मदर ने ओके। उसे बुक दी थी। हाँ उसकी मदर ने उसे बुक दी थी एंड वो बुक की वजह से ही वो और साइंस में आगे जा पाया। तो वो क्या थी बुक, ऐसा क्या था वो अभी हम देखेंगे। तो देखो, एट द पेज नंबर 34, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वेर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी द बटरफ्लाई माइग्रेशंस। ओके, माइग्रेशंस मतलब सीजनल मूवमेंट के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, सो माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। लिखना हो तो तुम लिख सकते हो। देन तो रीडर देखना, कई ऐसी किताबें होती है जिसके एंड में ऐसा लिखा होता है कि सपोज डू दिस एक्टिविटी, और यही पब्लिकेशन की या यही ऑथर की दूसरी ये सारी भी बुक्स है से मोटिवेशन रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, सेल्फ लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, मनी रिलेटेड। तो हमें जो टॉपिक सही लग रहा, मतलब हमारी जो इंटरेस्ट है वो हम पढ़ सकते हैं। वैसा लास्ट में देते हैं सारी ही बुक में, क्यों? क्योंकि हमें अगर पता ना हो तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऑथर की या ये पब्लिकेशन की ऐसी भी बुक्स है। तो वैसा ही एक यहाँ पे एक्ट दिया हुआ था कि ये बुक के एंड में कि अगर तुम लोग भी, मतलब यहाँ पर तो बुक का नाम ही क्या था कि वो जो मोनार्क ट्रैवल करते हैं उसी के ऊपर था। तो यहाँ पर वही है कि ये जितने भी बटरफ्लाईज, मोनार्क मतलब बटरफ्लाई का नाम है, टाइप का नाम है, बटरफ्लाई की टाइप का नाम है मोनार्क। तो ये जितने भी माइग्रेंट करते हैं उनके ऊपर की स्टडी हो सकती है अगर कोई एक्टिविटी में पार्ट ले तो ये भाई ने रिची ने पार्ट ले लिया। दे वेर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कहाँ पे है? कनाडा में। तो ये डॉक्टर ने क्या बोला था उर्कहार्ट ने कि तुम बटरफ्लाई को पकड़ो, ऊपर एक टैग लगा दो और फिर छोड़ दो। फिर वो बटरफ्लाई माइग्रेट करेगा, पर्टिकुलर टाइम आएगा तब वो जब माइग्रेट करेगा दूसरी जगह पे आ जाएगा, तो उसको आने में कितना टाइम लगा, उसका कितना ग्रोथ हुआ, वॉटएवर पता तो चलेगा। कि सपोज तुम डेट के साथ लिख दे रहे हो कि दिस डेट, यहाँ से तुमने लगाया स्टिकर उसके ऊपर और छोड़ दिया, अब वहाँ कौन सी डेट पे उनको मिल रहा है वो, तो पता चलेगा कि कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो, पर्टिकुलर कौन से टाइम पीरियड पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी स्टडी पता चलेगी। So Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of the monarch. तो एब्राइट की मम्मी ने लिखा डॉक्टर को और बोला कि मेरा बेटा ये स्टडी में पार्ट लेगा, और उसने स्टार्ट भी कर दिया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to the डॉक्टर उर्कहार्ट। मतलब जो जगह पे, टोरंटो से तो मतलब ये यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उर्कहार्ट है, टोरंटो की यूनिवर्सिटी में कनाडा में, बट ये जहाँ पे होम टाउन है, ओके, पेंसिल्वेनिया में अभी वो रहता था, तो वहाँ से पर्टिकुलर कितना दूर जाता है, किसी को भी टैग वाला बटरफ्लाई मिले तो ऐसा सजेस्ट किया था कि आप ये डॉक्टर को भेज सकते हैं, लाइक हाँ। एडहेसिव मतलब क्या, जो चिपक सकता है, जैसे कि फेविकॉल है, फेविक्विक है, तो उसको बोलते हैं एडहेसिव। एक जगह से दूसरी जगह चिपकाना, जैसे स्टिकर होता है तो स्टिकर के पीछे जो होता है ना लगा हुआ केमिकल, उसे बोलते हैं एडहेसिव। जैसे हमारी टेप होती है, सेलो टेप को क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? एडहेसिव टेप बोलते हैं। सेलो टेप को क्या बोलते हैं? एडहेसिव टेप, मतलब जो चिपक सके। और एडहेसिव और टैग मतलब एनी टैग, जैसे कि एक टैग लगा दिया है कि ओके दिस क्लास 9 यहाँ लगा दिया, या फिर से जयम्बे, नारायण की जगह भरूच, ऐसे एक टैग लगा दिया। टैग बट कैसा? एडहेसिव। मतलब टैगिंग भी कितने टाइप की होती है, तुम ऐसे कपड़ों में हो तो स्टिच भी कर सकते हो, पिन भी लगा सकते हो, बटरफ्लाई को थोड़ी ऐसा कुछ कर सकते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे क्या किया, टैग लगा दिया। जैसे कि तुमने देखा होगा कि तुम अगर जो हिल स्टेशन, अरे प्रियल नहीं, अच्छा करते हैं, तो जो हिल स्टेशन पे जो वो होता है ना
खच्चर होते हैं, खच्चर मतलब खच्चर यानी वो जो हाइब्रिड होता है हॉर्स और डोंकी और हॉर्स का हाइब्रिड होता है, दैट इज नोन एज खच्चर। ओके, क्यों? क्योंकि हॉर्स की पावर क्या है, बहुत तेज भाग सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। और डोंकी का पावर क्या है, वो बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा। तो उन दोनों का हाइब्रिड मतलब जो होगा, उसके पास पावर भी होगा मूव करने का और उसके पास पावर भी होगा वेट लेने का। ओके, तो जनरली तुम बड़े हिल स्टेशन पे जाओ, जैसे कि माथेरान चले जाओ महाराष्ट्र में। ओके, सो माथेरान पे वैसे खच्चर मिलेंगे, घोड़े नहीं, घोड़े भी मिलेंगे लेकिन खच्चर और थोड़े मतलब हाई लेवल पे। ओके, उनकी हाइट भी कम होती है, क्यों? क्योंकि डोंकी की हाइट कम होती है और हॉर्स की हाइट ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिड की हाइट डोंकी से ज़्यादा और हॉर्स से कम वैसी होती है। ओके, तो माथेरान जाओ तो तुम्हें वो दिखेंगे, सापुतारा जाओ तो वो दिखेंगे, बड़े हिल स्टेशन, बड़े मतलब हमारे पिलग्रिमेज प्लेस पे जाओ, जैसे कि वैष्णो देवी जाओ, तो जो लोग चल नहीं सकते वो लोग क्या करेंगे? ओके, तो फिर वो लोग ऐसे उसके ऊपर बैठ के जाएंगे। ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? जस्ट टू नो यू दैट उन लोगों के ऊपर भी टैगिंग लगाया जाता है, उनके कानों में ऐसे टैग लगा देते हैं, उनके कानों में तो डाल ही देते हैं। ओके, जैसे नीडल ही डाल देते हैं, टैग ही मार देते हैं। और तुमने यहाँ पर भी अगर देखना, जो काउज एंड बफेलोज है उनके कान देखना, ये जो होते हैं ना, हॉर्न होते हैं ना, उसके साइड में उन्होंने टैग लगा दिया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो छोड़ दिया है, जो फार्मर है या जो वो केयर टेकर है, एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहा है, उसने तो छोड़ दिया कि जाओ ग्रेजिंग करने। फिर शाम के 6 बजे 5 बजे से वो ढूंढने लगे, कहाँ गई मेरी सारी गाय या फिर गोट्स और वो सब कहाँ गए, तो वो वहाँ जाएगा और हर जगह के फिर पता कैसे चलेगा, सबको ऐसे फेस से थोड़ी याद रखेंगे, तो वो टैग लगा दिया जाएगा। तो दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर टैग है, मतलब वो उसका ओनर उसका वो है, लाइक वैसे टैगिंग किया जाता है। एनिमल में तो किया ही जाता है। ओके, जैसे तुम ऐसे सारे पिलग्रिमेज प्लेस पे तो सब जगह ऐसा होता है, जैसे तुम वैष्णो देवी चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, केदारनाथ जाओ। ओके, तो वो जहाँ पर भी हॉर्सेस होंगे, ओके, पीपल को ले जाने के लिए वहाँ पे टैगिंग किया जाता है, क्योंकि कितने सारे हज़ारों लाखों लोग होते हैं, तो हज़ारों और लाखों तो नहीं, लेकिन हज़ारों की नंबर्स में हॉर्सेस भी होंगे। ओके, तो फिर सारे भी मैचअप हो जाएंगे, कितने ऐसे होंगे जो हमें तो ऐसे लगेगा सेम जैसे, तो ऐसा नहीं, उनको भी जैसे हमारा कैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसे उनका भी ऐसे टैगिंग होता है कि भाई ये यहाँ पर, तो कहीं पे कुछ भी हो तो उसकी आइडेंटिटी कैसे, कि भाई कौन से नंबर का घोड़े को आगे जाने दे, किसको ना जाने दे, तो टैग होता है पर्टिकुलर कि इसको आगे जाने दो, इसको मत जाने दो। समझ में आया? चलो, तो दैट इज़ दी एडहेसिव टैग। ओके, एडहेसिव टैग के बारे में तो तुमने लिखा, अब मैं क्या बोल रहा था, चलो क्लियर कर लेते हैं। ओके, लिखना हो तो लिख लो गम और फेविकॉल, एडहेसिव के लिए लिख सकते हो तुम गम और फेविकॉल। ओके, चलो क्लियर करते हैं। गुरु ब्रह्मा, हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे चलो, हाँ, so the butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer। मतलब ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कब होती है? रीडिंग में, वो पेंसिल्वेनिया में जो जगह है सिटी रीडिंग, वहाँ पे कब होती है? लेट समर के जो लास्ट 6 वीक होते हैं उसमें होती है। ओके, सी दी ग्राफ बिलो, तो यहाँ पे देखो ग्राफ भी दिखाया गया है कि नंबर कलेक्टेड, ये सारे ही क्या है, काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई है।
So gossamer winged, wood nymphs, brush footed, whites and sulphurs, monarch and snout. तो डिफरेंट टाइप्स के बटरफ्लाई है, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट द मोनार्क. तो यू कैन सी मोनार्क कितना है, सिर्फ और सिर्फ वन. ओके, मतलब वो पर्टिकुलर बहुत कम, बहुत सबसे कम बोले तो भी चलेगा. ओके, सबसे कम कौन पाए जाते हैं, मोनार्क पाए जाते हैं. He would catch a, कहाँ गया, हाँ, if you are going to chase them one by one you won't catch very many. ओके, मतलब अगर एक के बाद एक सबको पकड़ने जाएंगे तो कोई मतलब ज़्यादा हाथ में नहीं आएंगे. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. मतलब कि अभी नेक्स्ट स्टेप उसके लिए क्या था, एक ग्रुप, फ्लॉक मतलब ग्रुप. ओके, जनरली छोटे स्टैंडर्ड में भी आता है ये, 8th 9th में ये वर्ड आता है फ्लॉक. जैसे कि बहुत सारे शीप्स हैं, जैसे कैटल नहीं बोलते हम, तो कैटल मतलब कौन सा एनिमल, अरे भाई एनिमल का झुंड होता है उसको कैटल बोलते हैं. तो वो झुंड, वो ग्रुप को फ्लॉक भी बोलते हैं. ओके, सो फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, तो मतलब ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज उसको लाना पड़ेगा. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. तो उसने क्या किया, हर एक ऐसे मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ेगा और फिर एडहेसिव टैग लगाएगा और छोड़ेगा. ऐसे ही बहुत कम मिल रहे हैं, जब भी बहुत कम मिलते हैं. ओके, ऐसे भी देखो ग्राफ हम देख सकते हैं, एक ही मोनार्क मिल रहा है पूरी सीजन में. तो ऐसे करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है. तो फिर उसने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लिया. ओके, और उसने वो मोनार्क पकड़ के छोड़ नहीं दिया टैग लगा के, उसको घर ले आया और उसके बेसमेंट में, जहाँ पे गैरेज होता है या बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट में वो मोनार्क को पकड़ के अंदर रखा हुआ है. अब क्या हुआ कि वो मोनार्क, वो बटरफ्लाई ने बेसमेंट में ही एग दिए, एग में से प्यूपा बना, प्यूपा में से कैटरपिलर बनता है वो. ओके, और फिर कैटरपिलर में से क्या बन गया, बटरफ्लाई बन गया. फिर एक बना, 2 बने, 3 बने, तो अब पूरा का पूरा फ्लॉक बोला ना, तो उसको ग्रुप चाहिए था. तो वो ग्रुप उसने खुद डेवलप किया एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई की हेल्प से. ओके, देन ही वुड टैग बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. और अब इतना कुछ हो गया है, तो अब क्या है, अब तो इतने सारे हो गए हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के टैग करो छोड़ दो, टैग करो छोड़ दो, like that. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. कई सालों तक उसका जो बेसमेंट है, घर का बेसमेंट है, वो thousands of monarch, मतलब इतने thousands of monarch बटरफ्लाई जो अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में थे. कोई प्यूपा बन गया था, कोई कैटरपिलर. ऐसे ही थोड़ी एक दिन की बात थोड़ी है कि आज अंडे रखे और बटरफ्लाई बन गया. हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई बनेगा, पता चलता है कभी नहीं. हमें तो कैटरपिलर और से वर्म दोनों एक ही लगते हैं. ओके, कि ये वर्म है. ओके, लेकिन वो वर्म नहीं होता, वो कैटरपिलर होता है. सो इट टेक्स टाइम. तो कई सालों तक उसके बेसमेंट में थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज थे, लेकिन सारे ही बटरफ्लाईज बन नहीं गए थे, सारे ही अलग अलग स्टेज में थे. किसी ने सिर्फ एग वाली स्टेज में है, कोई प्यूपा वाली स्टेज में है, कोई कैटरपिलर वाली स्टेज में है, और कोई बटरफ्लाईज बन गए हैं बहुत सारे ऐसे. ओके, इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज. भाई अभी ये चलो मज़ा आ रही है, सब ठीक है, लेकिन कब तक भाई बटरफ्लाई को पकड़ो, टैग लगाओ, छोड़ दो, तो बोर हो जाएगा ना. कोई भी हो, इसमें कुछ रिसर्च टाइप कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं कर रहे हो. अब रिपीटेड वर्क है. जैसे ही रिपीटेड वर्क आए ना, तो थोड़ा हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि थोड़ा बोरिंग टाइप लगे. इसीलिए करना क्या होता है कि ब्रेन को थोड़ा अलग लगे, इसीलिए हमें ही कुछ अलग करना होता है. जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि तुम स्टडी करने बैठो, एक ही सब्जेक्ट तुम 6 घंटे पढ़ो तो बोर हो गए थोड़े, तो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 1 घंटे तो नहीं लेकिन 2 घंटे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरे 2 घंटे, तीसरे 2 घंटे. तो सपोज तुमने 6 घंटे पढ़ा, लेकिन 2-2 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े, तो तुम बोर नहीं हो. लेकिन कंटिन्यूअसली तुम एक ही सब्जेक्ट 4-5-6 घंटे पढ़ोगे
शायद बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबको हो, लेकिन मेजरली केस में ऐसा होता है कि अरे यार कितना है, हाँ एग्ज़ाम के आगे कैसे नहीं होता। क्यों भाई, कल एग्ज़ाम है, आज ख़त्म करना है, बोरिंग हो रहा है, साइड पे बैठ, बोर हो तो बोल, लेकिन यही पढ़ना है, तो हम अपने माइंड को समझा देते हैं। इट्स अगेन ऑल मैटर्स टू आवर माइंड। ओके, कैसे हम माइंड के साथ अच्छे से बात करके, वो हमारा फ्रेंड जैसा है, तो उसको फ्रेंड के साथ रहना है। ऑर्डर करोगे ना तो वो वापस तुम्हें ऑर्डर करे, नहीं करेंगे, जाओ बोर लग रहा है, नींद आ रही है, उसका अपना ऐसा है। छोटे बच्चे कैसे वो मतलब जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं करेंगे, वैसे अपना जो माइंड है, मन है, वो भी वैसा है। तो उसको अच्छे से ट्रेन करना होता है। अभी से ट्रेन करोगे ना, तो जब तुम सपोज आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे मेंटली। ये जैसे मोनार्क को टाइम लगता है, बटरफ्लाई को टाइम लगता है बनने में, वैसे हमारा माइंड है, तो माइंड भी अभी छोटे बच्चे जैसा है। फिर छोटा बच्चा बड़ा तो होगा, मैच्योर तो होगा, साइज में नहीं, उसकी कैपेसिटी में। तो वो मैच्योर कब होगा, जब तुम अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग करो, तब वो थोड़ा मैच्योर होगा। तो तुम्हें करना क्या है, उसकी अच्छे से अपब्रिंगिंग करनी है, समझा बुझा के आगे चलते रहना है, जो अच्छा हो ब्रेन के लिए भी और हमारे लिए भी। ओके, तो वैसे ही आगे बढ़ते रहना है। चलो, so eventually I began to lose interest. It's a tedious and there is not much feedback. तो tedious मतलब tiresome. ओके, tedious मतलब क्या, tiresome। तो ये एक tedious काम था और अब कोई ज़्यादा फीडबैक भी नहीं था। एक तो मुझे कम मिल रहा है, अब वो खुद टैगिंग करके भेज रहा है, तो वहाँ पकड़े भी नहीं जा रहे, कोई वैसे घूम घाम के कहीं और चले जा रहे हैं, कोई मर जा रहे हैं, तो वहाँ पे सामने मिल भी नहीं रहा है, तो ज़्यादा फीडबैक भी नहीं है। एब्राइट सेड, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I have lived. और मुझे उसे हंसी भी आ रही है। क्योंकि क्या हुआ, इतने मतलब कितने सालों से क्या कर रहा था, इतने सालों से ये काम कर रहा है, आज तक सिर्फ 2 बटरफ्लाइज को रिकैप्चर्ड किया गया है जो उसने टैग किए थे। और वो भी कहाँ से रिकैप्चर्ड किया गया है, ओनली 75 माइल्स अवे फ्रॉम हिज होम। और हम तो बोल रहे थे कि वो पूरा का पूरा मतलब माइग्रेटिंग, मतलब क्या, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे हम इंडिया से कहीं बाहर जाए तो भाई माइग्रेट कर गए, जैसे तुम गुजरात में रह रहे हो और डायरेक्ट हैदराबाद में रहने चले गए, बोले दे माइग्रेटेड फ्रॉम हियर टू हैदराबाद, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाओ तो माइग्रेशन बोलेंगे। अरे यहाँ से मतलब मैं यहाँ से सपोज बाजू वाले घर में रहने गया तो माइग्रेशन थोड़ी बोलेंगे। ओके, एक रूम में रह रहे, आज से ये रूम मेरा नहीं, मेरा वो वाला रूम, तो माइग्रेशन नहीं कहा जाएगा। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। ओके, तो वो बटरफ्लाई का तो तुम्हें याद ही होगा। ओके, मतलब एग्स होते हैं, फिर उसका एग्स में से कैटरपिलर आ जाता है बाहर, और जो कैटरपिलर आता है फिर वो प्यूपा बनता है, तब जाके वो सब कुछ बनाता है। याद है ना, 6 या 7 में आता था, और प्यूपा में से फिर बटरफ्लाई बनता है। तो दैट इज द सीरीज ऑफ दैट लाइफ साइकिल, एग्स, कैटरपिलर, देन प्यूपा। प्यूपा मतलब मैच्योर्ड कैटरपिलर को प्यूपा बोलेंगे, जो मतलब कर सकता है ऐसे, अब जाके उसमें से बटरफ्लाई बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 35। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, छोटे बच्चे भी कितने क्रिएटिव है, ये देखो तुम। दैट डजंट मीन कि वो पढ़ता नहीं था, पढ़ता तो वो बहुत अच्छा था। ओके, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चे को तो कितना टाइम होता है, कितना टाइम ना और ये अगेन ना टीवी, जैसे हमने कल बात की, ना टीवी, ना फोन, ना कुछ नहीं, पूरा टाइम तुम दे सकते हो, फुल ऑफ टाइम। जस्ट इमेजिन अगर हम जो जहाँ टाइम वेस्ट करते हैं वो बंद कर दे, तो हमारे पास इतना टाइम होगा कि हमें ऐसा लगेगा अब क्या करूँ, ये भी कर लिया, अब क्या करूँ, अब क्या, ऐसा लगेगा। यू शुड ट्राई इट। ओके, मतलब मैं भी पहले बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, अभी भी हो जाता है टाइम वेस्ट, जब मैं अनकॉन्शियस हूँ, ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ, अनकॉन्शियस, बस ऐसे ही, हाँ कोई गोल नहीं है आज क्या करना है, ये वो, अनकॉन्शियस हो गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा।
बट जब टाइम वेस्ट होता है ना तब भी बैड फील होता है, अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब क्या होगा कि तुम अनकॉन्शियस होना भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि अनकॉन्शियस से इसलिए टाइम वेस्ट हुआ, तो अनकॉन्शियस होना भी तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कॉन्शियस होते तो टाइम वेस्ट होता नहीं। ओके, तो कॉन्शियस के अच्छा अभी मैं ये कर रहा हूँ, इससे मुझे फायदा ही देखो, हर चीज़ में फायदा देखो, तो अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। उससे पैसे आएंगे नहीं आएंगे दैट इज डिफरेंट मैटर, बट अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। तुम अपना फायदा कहाँ है वो देखो, कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ कर रहे हो, एंड इट्स नॉट वो क्या बोलते हैं, सेल्फिश होना नहीं है वो। तुम खुद का फायदा देख रहे हो, उसमें कुछ सेल्फिश होना नहीं है, पूरी दुनिया वही कर रही है। ओके, पूरी दुनिया वही कर रही है, सब लोग अपने लिए ही तो कर रहे हैं। ओके, तो दैट डजंट मीन कि हम किसी को हर्ट करने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, हमारा ग्रो करना चाहते हैं, तो ग्रो तो करना ही है। ओके, हमें केयर करनी चाहिए दूसरों की, एक लेवल के बाद तुम अर्निंग करो तो चैरिटी भी करनी चाहिए, वो सारी बातें सही है, लेकिन तुम कब करोगे चैरिटी? कुछ होगा खुद के पास तब चैरिटी करोगे ना। तो खुद का ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड दैट इज नॉट सेल्फिश नेचर नहीं कहा जाएगा। तो अपने ऊपर काम करो, और क्या हो रहा है देखो, पता चलेगा कि अच्छा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपने ऊपर काम करोगे तो बहुत, मतलब एक टाइम के बाद तुम्हारा माइंड सेट इतना पावरफुल हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ना कि माइंड के साथ अच्छे से फ्रेंडशिप रख के उसके साथ आगे बढ़ो, लाइफ को एंजॉय करते करते जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उससे सीखो। ओके, तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। पावरफुल होना ऑलवेज डज नॉट मीन दैट फिजिकली, पावरफुल की भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है, कौन से वे में पावर। ओके, एक होता है फिजिकल पावर, जो हम बोलते हैं कि ये इतना वेट कैरी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल पावर। एक होता है मेंटल पावर। ओके, ये सारी जो भी कुछ हो रहा है, कितनी भी अच्छी सिचुएशंस और कितनी भी बुरी सिचुएशंस में तुम कितने स्टेबल रह पाते हो, हाउ मच स्टेबल कैन यू बी देयर एट दैट मोमेंट, वही होता है पावर। अभी बुरी सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन, तुम कितने स्टेबल रह पाते, दैट इज द मेंटल पावर। वहीं पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजिकल पावर हमारा उतना तो है ही कि हम कुछ भी, मतलब हमारे लायक जो काम है, जैसे तुम खाना खा रहे हो तो प्लेट उठा के ला सके, उतना वेट तो है ही हमारे पास, वो प्लेट खाने के बाद वापस किचन में रख के जा सके, पानी का ग्लास लेके आ, वो सब पावर तो हम जो हमारा खाना करते हैं उसी से मिल जाती है। उसके लिए हमें वेट लिफ्टिंग करने की, योगा करने की ज़रूरत नहीं है। बट योगा क्यों करना है, या फिर जॉगिंग या एक्सरसाइज क्यों करनी है? बॉडीली हेल्दी रहने के लिए। वैसे ही बॉडीली हेल्दी तो रहना ही है, मेंटली भी हेल्दी रहना है। कैसा सोचना है, कैसा नहीं सोचना है, कैसा सोचने से क्या होता है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, और कैसा मतलब कैसा सोचेंगे, तो ये सारी चीज़ों में हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ही नहीं। जो पहले हो गया वो हो गया। जैसे जब तक हमें नॉलेज ना हो और हमारे पास इग्नोरेंस है, नॉलेज नहीं है, तब हमने जो भी बुरे काम किए वो किए। ओके, बट जब नॉलेज आ जाए तब करना, तब भी हम कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फूल। ओके, अगर ऐसा समझो किसी चीज़ को, छोटे बच्चे भी वो ऐसे करके ऐसे मिट्टी विट्टी क्ले वे उठा के मुंह में डाल देंगे, उसको थोड़ी पता है ये नहीं खा सकते, ये खाना नहीं है। फिर जब मम्मी बताएगी कि बेटा ये खाना नहीं है, खाना ये रहा, ये ले, ये खा, उसको पता चल गया, एक ही बार में सीख जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उससे ज़्यादा 2 बार और एक चाटा, बस अब तो आ ही गया। लेकिन आ जाता है इतने छोटे को भी। हम बार बार वो गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लर्निंग पे फोकस ही नहीं कर रहे, हम कहीं पे, हमारा ध्यान ही कहीं पे हो। तो वो ध्यान होना चाहिए हमारा। चलो, तो 7th ग्रेड में आते आते अब उसको पता चला कि रियल साइंस क्या है। देखो, इतना छोटा बच्चा इतनी एक्टिविटी कर रहा था, अब कुछ और करने वाला है। तो साइंस फेयर में उसने पार्टिसिपेट लिया और वो हार गया। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. तो बोले ये बहुत ही बुरी फीलिंग थी, क्यों? क्योंकि सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया था और सब लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जीते भी थे।
Ebright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. उसने क्या किया था भाई साइंस फेयर में, उसने एक फ्रॉग का टिश्यू लिया था, फ्रॉग का क्या, सिर्फ अपर लेयर स्किन का टिश्यू लिया था और वो टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा रहा था कि आओ देखो जाओ, आओ देखो जाओ। तो बोले ये साइंस फेयर है क्या? मतलब हम भी करते हैं ऐसा, छोटे बच्चे हो, अब तो कोई नहीं करता है ऐसा, लेकिन हम तो साइंस फेयर क्या करते हैं, वो टीचर का ही आइडिया है, सर कुछ करो कुछ बताओ, और डायरेक्ट सर टीचर ने ही बता दिया और वही कर दिया। एक्चुअली जो बच्चे बता रहे हैं उन्होंने सिर्फ वो मॉडल या फिर वो स्टडी वो चार्ट बनाया है, वो आइडिया उनका है क्या? नहीं, वो तो टीचर का है। ओके, वॉट एवर, किसी का भी आइडिया हो, लेकिन करना क्या है, वो बच्चे को कोई आइडिया आना चाहिए। बच्चे को जब आइडिया आएगा ना, दैट इज रियल मीनिंग में वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया है और वो जीत भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने कुछ नया सोचा है और अभी टीचर ऐसा हाँ यार ऐसा हो तो सकता है, चलो कुछ करते हैं इसके ऊपर। तो बच्चा भी ट्राई कर रहा है, टीचर भी ट्राई कर रहे हैं, अब आइडिया बच्चे का है, कुछ नया है, टीचर भी अपना आइडिया लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ मिलके चलेंगे तो कुछ और ही रिसर्च निकल के आएगा। क्योंकि टीचर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट के पास नए टाइप का नॉलेज है, नई टाइप की क्यूरियोसिटी है, नए टाइप के क्वेश्चंस है, ओके, नए टाइप का एंथुजियाज्म है। तो दोनों की जब मतलब पार्टनरशिप हो जाए तो बहुत अच्छा साइंस का प्रोजेक्ट बनता है। कॉलेज में तो ये बहुत होता है, कॉलेज लेवल पे जो हायर ग्रेड पे प्रोजेक्ट जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है। रिसर्च वर्क ऐसे ही होता है। देखो हमारे बिट्स में जब हम रिसर्च वर्क करते थे तो जैसे ही हम रिसर्च वर्क करें, कोई स्टडी भी करें सिर्फ कोई पेपर की, तो तुमने बहुत सारे स्टडी किए, तुमने सिर्फ गाइड लिया है, अपने टीचर से गाइड लिया है। तो जब तुम्हारा पेपर पब्लिश होगा, जैसे इसने पब्लिश किया था ना, तभी जाके तहलका मच गया था साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो वैसे तुम्हारा पेपर जब पब्लिश हो रहा है तो नाम किसका आएगा? सबसे पहले तुम्हारा, उसके बाद लास्ट में मतलब सेकंड नेम, अगर दो ही लोगों ने किया होगा, तुमने और गाइड लिया था टीचर के पास से, तो पहला नाम आएगा से तुमने कोई रिव्यू किया है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे। इससे पे यही टॉपिक लेते हैं कि रिव्यू ऑफ हाउ मोनार्क 10 बटरफ्लाइज ट्रैवल थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। दिस इज हमारे रिसर्च पेपर का टॉपिक है, ओके। इसके ऊपर तुमने सारी स्टडी पढ़ी, जितने भी पेपर्स है, जितनी भी बुक्स में उसके ऊपर लिखा है, ये सारी स्टडी पढ़ी। सपोज तुमने 100 पेपर पढ़े, 100 रिसर्च पेपर पढ़े और वो 100 के कंक्लूजन्स को कंबाइन कर लिया है, उसमें चार्ट बनाया। ये बहुत इजी है पेपर पब्लिश करना, और तुमने पेपर पब्लिश कर दिया। अब क्या होगा, कोई भी बंदे को वो मोनार्क 10 के उसके ऊपर जब रिसर्च करना होगा तो वो 100 पेपर्स नहीं पढ़ेगा, वो तुम्हारा अकेले का पेपर पढ़ेगा। उसका काम कम हो गया। वो काम कम कैसे हुआ? अगर तुमने ये काम नहीं किया होता और उसको काम शुरू करना है तो वो पहले 100 पेपर पढ़ता और फिर अपना काम शुरू करता, लेकिन उसके जो 100 पेपर पढ़ने का जो काम है वो काम तुमने कर दिया, तो उसका वो टाइम बच गया ना। तो तुम्हारा एक अलग से फिर वो 100 पेपर नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुमने पढ़े हुए हैं और तुमने अपना एक पेपर, एक मतलब 100 को मिला 100 इक्वल्स टू 1 ऐसा हो गया। तो 100 का जो कंक्लूजन है वो तुमने एक ही पेपर में डाल दिया है। तो अब नया साइंटिस्ट आएगा, जो नया रिसर्चर आएगा, वो 100 पढ़ेगा ही नहीं, वो तुम्हारा पढ़ेगा, और तुम्हारा पढ़ने के बाद वो डायरेक्टली अपना रिसर्च शुरू कर देगा। समझ में आया? तो वैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। ये रिसर्च नहीं होता, दो टाइप के पब्लिकेशन होते हैं, एक रिसर्च पेपर और दूसरा होता है रिव्यू पेपर। तो अगर ऑलरेडी सारे इन्वेंशन हो गए, उसके ऊपर तुम स्टडी कर रहे हो, जैसे 100 पेपर्स पढ़े और फिर तुमने एक पेपर बनाया, उसको बोलेंगे रिव्यू पेपर। तुमने सिर्फ रिव्यू किया, और वो साइंटिस्ट कुछ नया काम करेगा जो काम ऑलरेडी हुआ ही नहीं है, उसके ऊपर कुछ नया बनाएगा, नया रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करेगा, उसे बोलेंगे रिसर्च पेपर। बहुत इजी है। और फिर ऐसे ही मेरा भी एक जगह पे है पेपर, जब हम बिट्स में थे तो मैंने भी रिव्यू किया था, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो एक्सपेरिमेंट में मेरा रोल थोड़ा कम था, मेरे पार्टनर का रोल ज़्यादा था।
तो पार्टनर का पहला नाम, मेरा दूसरा नाम एंड थर्ड टीचर का नाम जिसने गाइड किया। तो जैसे मैंने कल बताया ना कि वैसे हम देखते हैं कितनी लाइक्स आई, कितनी व्यू आई, यहाँ पे ऐसे देखा जाता है कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट कितना ज़्यादा एजुकेशन नॉलेजेबल है, वो डिसाइड करने का पैरामीटर क्या होता है कि उसने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं, कितने रिव्यू पेपर लिखे हैं, कितनी पीएचडी गाइड की है, उसके ऊपर पता चलता है कि वो कौन से लेवल का प्रोफेसर है। पता चलता है मतलब हमारी सोसाइटी उसको वो नज़रिए से, हमारी सोसाइटी मतलब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की साइंटिफिक सोसाइटी उसे वो लेवल से देखती है। ओके सो उसने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं था। ओके ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। तो उसे पता चला कि जो विनर्स थे उन्होंने एक अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे जैसा ऐसा नहीं कि डिस्प्ले ले आए, माइक्रोस्कोप में देखो खत्म। ये कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी हुआ है साइंस फेयर में। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I have been doing in the past several years. अब उसने डिसाइड कर लिया नेक्स्ट ईयर का साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर अवार्ड मैं ही जीतने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आज जो जीते हैं उन लोगों ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है वैसा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और ये वर्क मैंने किया वैसा कुछ नहीं चलेगा। तो बोले चलो ऐसा करेंगे। तो कौन से टॉपिक पे रिसर्च करूँ, तो उसने सोच लिया कि आज तक का मेरा एक्सपीरियंस कहाँ है, मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके ऊपर है। उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज था इंसेक्ट के ऊपर, वो बटरफ्लाइज के ऊपर। तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर ही वही उसने टॉपिक रखा और रिसर्च करना शुरू किया। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. Okay, तो क्या हुआ कि अब उन्होंने डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा कि भाई क्या करें, तो कुछ सजेशंस दो। तो स्टैक मतलब बहुत सारे स्टैक्स, ओके, बहुत सारे सजेशंस दिए एक्सपेरिमेंट के लिए। Those kept Ebright busy all through his high school and led to prize projects in county and international science fair. इतने आइडियाज दिए, इतने स्टैक्स ऑफ आइडियाज बोला है ना, तो इतना कुछ बता दिया डॉक्टर उर्कहार्ट ने, तुम ये कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। अब उसके पास ऐसे पाइलअप हो गया, तो भाई इतना कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो उसको तो सारा मतलब मटेरियल मिल गया, बोले सालों तक अब मैं यही करता रहूँगा। स्कूल में भी स्कूल की पढ़ाई चल रही है लेकिन साथ साथ में मैं ऐसा करता रहूँगा। जो रियल होते हैं ना, मतलब कुछ अलग कर जाते हैं, वो पीपल ऐसे ही होते हैं। अपनी स्कूल स्टडी चल रही है और साथ साथ में सपोज खो खो खेल रहे हैं, साथ साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं, साथ साथ में बैडमिंटन खेल रहे हैं, साथ साथ में स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, पढ़ाई तो चालू है, साथ साथ में पर्टिकुलर थिंग कर रहे हैं। ओके, कैरम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, और से साइंस फेयर कोई एक टॉपिक पे कर रहे कुछ ना कुछ कर रहे। पढ़ाई तो चल रही है लेकिन साथ साथ में कुछ कर रहे हैं। ये टाइम, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 15 साल पहले ऐसे ही होता था। जब मोबाइल और टेक्नोलॉजी इतनी हायर नहीं थी, तो हाई लेवल पे नहीं थी, तो स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती थी। ओके, कि साथ साथ में क्या कर रहा है। पेरेंट्स पूछते थे, अच्छा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? अरे उसको तो स्विमिंग का शौक है, तो वो तो स्विमिंग कर रहा है। इसको कराटे का शौक है, तो वो कराटे कर रहा है। ओके, इसको ये चेस में बहुत अच्छा है, तो वो चेस क्लास के लिए जाता है, ये कैरम के लिए जाता है, ये बैडमिंटन के लिए जाता है, ये क्रिकेट के लिए जाता है। लेकिन अब लास्ट 10-15 ईयर से क्या हो, मतलब लास्ट 10 ईयर से क्या हो गया है, बस 2-3 चीज़ों में ही सब घुस गए हैं। सबको क्रिकेट खेलना है, सबको डांस करना है, सबको सिंगिंग करनी है, बस, और कोई किसी में ध्यान ही नहीं देता। हाँ, गेम, हाँ वो तो है ही, टेक्निकली तो वो है ही, मतलब उसके अलावा वो तो है ही है। मतलब पढ़ाई में भी सब एक ही जगह पे घुस गए। ओके, कि सपोज इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग, सभी लोग इंजीनियरिंग बन रहे हैं। ओके, फिर इंजीनियरिंग में भी कौन सी, तो सब बोलेंगे अबे भाई कंप्यूटर आईटी चल रहा है, तो सब लोग कंप्यूटर आईटी वैसे ही चल रहा है। ओके, सपोज मतलब कोई एक चीज पे ऐसे मुहर लगा दी,
स्टैम्प लगा दिया, वही चलता जा रहा है, दैट वी आर नॉट सपोज टू रिपीट। तो वैसा होता गया है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था। सब लोगों को अलग अलग फील्ड थी। जैसे मैं हूँ तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था और मुझे मेरे पापा ने म्यूजिक में रखा। ओके, सो मैं और ये लाइन में जितने भी थे मेरे फ्रेंड्स मोस्टली सारे चले गए हैं। यहाँ सामने रहता था वो बड़ोड़ा गया है, वो वाले घर में सामने रहता था वो अभी पुणे है, ये वाला है वो तो यहीं पे है, बट अभी ज़्यादा मिलते नहीं है। वो उसने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, अभी वो ट्रैवल का बिजनेस कर रहा है, ड्राइवर जैसा ऑक्यूपेशन है उसका। बट वॉट एवर, वो लोग मतलब यहाँ थे तो सही, हमने सब कुछ किया, लेकिन एक पढ़ाई के साथ साथ क्या सबको ही एक कॉमन चीज़ क्या मिली थी, म्यूज़िक। तो हम म्यूज़िक कर रहे थे। तो मेरे घर में से भी मुझे मेरे पापा ने बचपन से, बहुत छोटा था तब से म्यूज़िक में रखा। तो तबला, हारमोनियम एंड वोकल सिंगिंग। कितने साल किया मैं, आई थिंक अराउंड 5th से 10th तक किया मैं। 5th क्लास में रखा था, तो 5th क्लास 6, 7, 8, 9, 10 5 साल, मिनिमम 5 इयर्स। 6 इयर्स हो गए, लेकिन मिनिमम 5 इयर्स मैंने किया था। 5th के एंडिंग में ज्वाइन किया था। तो 5 इयर्स हमने पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो चल ही रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ की थी। ओके, म्यूजिक। अभी देखो कितनी मतलब एक अच्छा लगता है जब ऐसा समझो कि कुछ बोर है और अभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज अभी ऐसा है कि चलो कुछ करते हैं, तो सपोज कुछ कैशियो बाई कर लिया या हारमोनियम कहीं पे है ऑलरेडी तो बजाया। हाँ, पहले प्रैक्टिस छूट जाएगी तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें आता है, तुम्हें नॉलेज है, तुम ब्लैंक नहीं हो दूसरों जैसे, तुम्हारे पास स्किल है। ओके, तो वो चीज़ है कि तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। पता है ऐसे करने से 10th में हमारा जो, तुम्हें तो इतना सिलेक्ट ऑप्शनल नहीं देते, अभी भी ऑप्शन है ये, लेकिन तुम्हें स्कूल में से बताते ही नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे तुम कंप्यूटर करते हो। ओके, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत रखे। मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया था पता है? एक लिया था संस्कृत और एक लिया था म्यूजिक। और म्यूजिक में मेरे टीचर ने, मतलब होता है कि 50 मार्क्स थियरी और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में मेरे 50 में से 49 आए थे और थियरी में भी मेरे 50 में से 49 आए। तो टोटल 100 में से 98 मार्क्स थे। तो उसी की वजह से ऐसे परसेंटेज हाई चले जाते। कोई नहीं पूछता कि कितने परसेंटेज आए 10th में, दैट्स इट, खत्म। हाँ, इसमें कम आया है लेकिन साइंस में ज़्यादा है, मतलब पर्टिकुलर परसेंटेज पूछ रहा है तो वो परसेंटेज में काउंट होता है। ओके, जो तुम्हारे, इसीलिए तो उसे बोलते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? स्कोरिंग सब्जेक्ट। और दूसरे जो मेन 4-5 है उसमें से तुम्हें जो पसंद आए वो तुम्हारे लिए स्कोरिंग। ओके, और उसमें सबसे ज़्यादा एक होता है, वो है मैथ्स स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्क्स काटने के लिए टीचर के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं, दे दो फॉर्मूला है, वैल्यू रखी है, कैलकुलेशन किया है, आंसर दिला है, दे दो। अब बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पे कुछ नहीं देख सकते कि भाई चार्ट ऐसा है, फिगर ऐसी, ये वो। बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स काटने के लिए उनके पास बहुत ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं। तो वैसा कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए। तुम 10th में हो, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी लेट नहीं हुआ है। हाँ, मैं कंटिन्यू ही करता मेरा म्यूज़िक। 11 साइंस लिया तो छोड़ना पड़ा, क्योंकि 11-12 की साइंस इतनी वास्ट है, नहीं हो पाएगा साथ में कुछ भी, छोड़ना ही पड़ेगा। और नया छोड़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुम साइंस में 70-80%, 90% लेके आ। कहीं ना कहीं तो फोकस रखना पड़ेगा। तो अगर हाँ, इफ़ यू आर ओके विथ कि अच्छा मैं ये भी करते जा रहा हूँ और पढ़ाई भी करते जा रहा हूँ, तो करो। अदरवाइज उसको फिर छोड़ना पड़ेगा, जो भी हॉबी है। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। ओके, कंटिन्यूअसली 5-6 साल, 8-9 साल करोगे तब जाके तुम उसमें कुछ करोगे। मार्क्स तो आने ही वाले हैं, ये तो करना ही है, ये तो सब करते हैं। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं ना, मेजरली तो पढ़ाई सभी कर रहे हैं। अभी कल मैंने वो इंस्टा पे एक स्टेटस रखा था, देखा ना, कानपुर में
पान मसाला और पानी पूरी वाले 250 से ज्यादा करोड़पति लोग हैं। 250, मोर देन 250 ओनली इन कानपुर। सिर्फ कानपुर में, पूरी इंडिया में सोचो कितने होंगे। सिर्फ कानपुर में मोर देन 250 वो चाट और पानी पूरी वाले करोड़पति है, करोड़पति। तो मैंने ऐसे स्टेटस में ऐसे हंसने के लिए लिखा था, थ्रो योर डिग्री। मतलब एक वॉरेन बफेट का ऐसे मीम ही बनाया हुआ है कि इफ अ 15 ईयर यूट्यूबर अर्निंग मोर मनी देन यू, देन थ्रो योर डिग्री, ऐसे। ओके, मतलब अगर 25 ईयर्स 30 ईयर्स में तुम अगर अर्न कर रहे हो 30,000 40,000 और 20 30 40 वॉट एवर, ओके, पर मंथ, और एक 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जिसने अभी स्टडी भी अपनी ठीक ठाक पूरी नहीं की है, वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। दैट मीन्स हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तुम पढ़ाई करने के बाद भी वही करने वाले हो तो भाई बेटर स्टार्ट अर्ली। ओके, तो वही सब बातें हैं। चलो, हाँ, सो अब उसके पास तो एकदम मतलब बंच पड़ा हुआ है। Those kept Ebright busy all through schools and led prize projects। तो अब उसको ये टॉपिक पे वो काम करता रहा, उसको प्रोजेक्ट्स मिले नेशनल भी और इंटरनेशनली भी। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। 8th का प्रोजेक्ट में, ओके, 7th का बताया, अभी 8th का बता रहे हैं। 8th के प्रोजेक्ट में उसने क्या उसको देखो, जितना नॉलेज था, अभी जो पास्ट नॉलेज ऑलरेडी है, जितना एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है नई चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उसका यूज करके ही कुछ नया हो रहा हो तो वो करना बेटर है। क्योंकि नए से सीखने, जीरो से स्टार्ट करना है फिर से, इससे अच्छा है जहाँ तुम ऑलरेडी 100 पे हो वहाँ से स्टार्ट करो तो 101 पे जाओगे। जीरो से स्टार्ट करोगे तो फिर 1 2 3 धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वैसा ही होता है इंडस्ट्री में। ओके, कि सपोज तुम कोई इंडस्ट्री में चले गए, कंप्यूटर साइंस में चले गए और 5 साल की है कंप्यूटर साइंस में। अब थोड़े टाइम बाद तुम बोल रहे हो नहीं यार मुझे तो गिटारिस्ट बनना है, तो भाई तुम कंप्यूटर साइंस में थे, इतने पैसे कमा रहे थे, अब तुम्हें गिटारिस्ट बनना है तो पहले लेवल से स्टार्ट करना होगा। फिर तुम्हें जाना पड़ेगा ऐसे ऑर्केस्ट्रा में और वो, तो वहाँ कुछ तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जितनी सैलरी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें जीरो से स्टार्ट किया, तुम्हारा पास्ट का एक्सपीरियंस कोई यूजफुल रहा नहीं। हाँ, तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तुमने कुछ ना कुछ सीखा, नई हॉबी सीखी, ये वो, लेकिन तुम्हारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूजफुल नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ऐसा कोई ऐसी कोई बड़ी बोल्ड में लाइन नहीं लिखी गई है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है या तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैकेनिकल इंजीनियर मास्टर्स था, और वो उसकी पीएचडी भी चालू थी, मुझे भी बोल रहा था पीएचडी कर ले। अभी थोड़े टाइम पहले उससे बात हुई, वो भाई डेटा साइंस कर रहा है जर्मनी में, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड ही डेटा साइंस एनालिसिस कर रहा है जर्मनी में। वो है मैकेनिकल इंजीनियर, कर रहा था पीएचडी मैकेनिकल में, पूरी की पूरी फील्ड चेंज। मैंने पूछा क्यों ऐसा? बोले भाई सिचुएशन ही ऐसी है कि ज़माना कंप्यूटर का चल रहा है, सब लोग को सैलरी भी वही मिल रही है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो चेंज किया। तो यस, डिसीजन हमें ऐसे लेने पड़ेंगे कि हमें हमारी पूरी फील्ड ही चेंज करनी पड़े। उसने जो मतलब 12th के बाद पूरी इंजीनियरिंग 4 साल पढ़े, 2 साल मास्टर पढ़े और से 1-2 साल पीएचडी, 4-2 मतलब 7-8 इयर्स उसने जो भी किया सब कुछ साइड में। अभी नहीं, बर्बाद तो नहीं बोलेंगे बट नहीं, हाँ, करियर के हिसाब से अभी नया कुछ करना है। सो वैसे डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे ये डिसीजन रॉन्ग है, लेने पड़ते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ओके, बात तो सही है। सोचो, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री की है बिट्स पिलानी में से, 2 साल पढ़ाया प्रेसिडेंसी, फिर आ गया तो सारा सिनारियो ही चेंज हो गया। यहाँ पर देखो, वहाँ पे सूरत में 6 महीने पढ़ाया, फिर डायरेक्टली स्कूल टीचिंग में आ गया। कॉलेज लेवल का थोड़ा मतलब बहुत हायर
स्टैंडर्ड का पढ़ रहे थे हम, सपोज तुम फिजिक्स में ये लाइट ये वो पढ़ रहे हो, उससे भी हायर सारे रिसर्च डिटेल टॉपिक में मैं पढ़ा रहा था, और अब स्कूल लेवल स्टडी पे आ गए, सब कुछ चेंज हो गया, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जब बैंगलोर की जॉब छोड़ी, तो जब छोड़ी तब मेरी सैलरी थी 55,000 पर मंथ और वहां से सूरत आया तो कितनी हुई पता है? डायरेक्टली 20,000 पर मंथ। और सूरत से जय अम्बे में गया तो क्या हुआ पता है? 13,000 पर मंथ। नीचे ही जा रहा है, मैं कहा ऊपर चला गया, नीचे ही जा रहा है। ओके सोचो 13,000 पर मंथ, हाँ 13। ओके सो बट अब मैं सोचू कि अरे मैं क्यों 55 में से 20 पे गया, मैं क्यों 20 पे से वापस 13 में गया? पैशन कि भाई ये करना है तो करना है। हाँ हाँ धीरे धीरे बूस्ट कर रहे हैं तुम लोगों की हेल्प से। अभी तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत है, जितनी सैलरी नहीं आई उतना तो ये अपना क्लासरूम है, जितनी फीस नहीं आई उतना तो क्लासरूम है अपना। ये चेयर दोनों क्लासरूम की चेयर मिला के 1 लाख से ज्यादा की, एक चेयर 2600 की है, बनवाई है, ये रेडीमेड नहीं मिलती। रेडीमेड अमेज़न पे 4000 की थी, तो फिर स्पेशली बनवाई है। सर हमारी वह सबसे बड़ी है क्या? हाँ सबसे बड़ी बैच यही है। नहीं तो पहले तो 1 2 3 ऐसे चलता था, 5 6। बट पैशन, तो पैशन से हम अगर चिपके रहेंगे, हमें जो करना है, फिर वहाँ पे सब लोग बोलेंगे अरे नहीं ये नहीं है, क्या पागल हो। जैसे मुझे भी ऐसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कई फ्रेंड्स भी बोलेंगे, कई रिलेटिव्स भी बोलेंगे अरे ये क्या डिसीजन लिया, ऐसा कैसा डिसीजन लिया, सैलरी भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं। जब जॉब छोड़ के मैं बिट्स की और गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तब भी गालियाँ सुनी थी कि भाई मेरी तब सैलरी थी मे बी 12,000 यहाँ पे झगड़िया में, वो जॉब छोड़ दी, ऐसे ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बस एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो अरे सैलरी आ रही थी, यू आर अ ग्रेजुएट, यू आर एन इंजीनियर, सैलरी आई थी और छोड़ दी तुमने जॉब। लोगों को जॉब मिल नहीं रही है और तुमने छोड़ दी। कहाँ छोड़ दी? फिर उनको कन्विंस करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ भाई छोड़ दी तो छोड़ दी, व्हाटएवर विल हैपन देख लेंगे, ओके वापस जाएंगे वो लेवल पे। फिर जब बिट्स में गया, वो 10,000 की सैलरी छोड़ी थी, बिट्स में गया ना तो 10,500 तो मेरा स्टाइपेंड था। मतलब मैं मास्टर्स तो कर रहा था लेकिन बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रैक्टिकल करवाता था और सर के लिए पीपीटीज बना देता था, उसका स्टाइपेंड ही मुझे 10,500 मिल रहा बिट्स में। तो खर्चा तो वैसे ही निकल जाएगा। दैट मीन्स यू आर अर्निंग ऑल्सो एंड मास्टर डिग्री तो चालू ही है। हाँ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो कौन से पैसे? कर रहे हैं और वो पैसे हमें नहीं तो इतने पैसे नहीं लगाने हैं कि डूब जाए। मतलब 1000 रुपए कमा, साइड में तुम इनकम ऑन कर रहे हो, दैट इज गुड। इनकम ऑन करके तुम सपोज चाय बेच के 1000 रुपए भी कमा रहे हो महीने के एक्स्ट्रा, दैट इज गुड। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं था, उसके अच्छा है तुमने 1000 रुपीज ऑन की। ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में सपोज ऐसा समझो, पहला अमाउंट तो होना चाहिए। चलो तुमने कहीं से अमाउंट इकट्ठा किया, घर से मिला और वो ट्रेडिंग तुम कर रहे हो, लेकिन वो ट्रेडिंग फिर सीखो पहले। ऐसा नहीं कि हाँ आज 1000 रुपए है और कल 2000 हो जाएंगे। तो वो ट्रेडिंग कितने की है? देखो ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैं जब से ऑन करने लगा था 2011 में, तब से ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे ही पहले साल ट्रेड करना शुरू किया, अकाउंट तो पहले से था लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता था, जो शेयर्स पापा के पड़े हुए थे वो थे। लेकिन 2011 में जब ऑन करना शुरू किया, तब ट्रेड करना शुरू किया, पहले ही साल मुझे अराउंड 3500 का लॉस हुआ पूरे ईयर में। 3500 मतलब 3500 का लॉस हुआ था। लेकिन सीखे कि भाई क्या गलती हुई, क्या हुआ, धीरे धीरे सीखे। 2012 से 2022 तक एक भी ईयर ऐसा है नहीं कि मुझे लॉस हुआ।
कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ। हाँ पहले साल हुआ, पहले साल समझो कि 0 पे आउट हो गए पहले ही बॉल पे बोल्ड, ओके। बट 2012 से लेके 22 तक 20 ये करंट ईयर भी गिन लो, कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पे लॉस हुआ। हाँ प्रॉफिट हुए हैं बट लॉस कभी नहीं हुआ। तो सीखना पड़ता है। अचानक से तुम स्टार्ट कर दोगे तो यू हैव टू बेयर। और मैंने किसी को बताया भी नहीं है, पहली बार मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये कैमरा भी चल रहा है, पहली बार बता रहा हूँ। नहीं तो मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। हाँ घर में पता है, मम्मी को पता है, तो मम्मी से इतना है कि पैसे डूबना जाए बस इतना बोल के हट जाता है। सर 12 साल हो गए। बहुत लंबा एक्सपीरियंस। अभी सोचो 12 साल से अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 2011 में मैंने जो ट्रेडिंग शुरू की थी और अभी जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतने साल में नॉलेज तो थोड़ा बहुत नहीं मानते, थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा। वो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि कोई बंदा 30 इयर्स की एज में ट्रेडिंग स्टार्ट करे, 35 की एज में ट्रेडिंग स्टार्ट करे तो अच्छा है ना, तुम पहले कर लो, तुम पहले कर लो। ट्रेडिंग स्टार्ट कर ले मतलब ट्रेडिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, मत कुछ ना कुछ कर लो। ऐसे कोई नई चीज सीखनी है तो अभी से स्टार्ट करो। मतलब कभी भी फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे ऐसा नहीं, अभी करना है। इन्वेस्टमेंट ही कितना है, मैं कब से रुका हुआ हूँ, एस्टिमेशन निकाला तो 2 लाख रुपीस का है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बोर्ड। तो सोच रहा हूँ कि और EMI पे भी नहीं दे रहे हैं कि जब फ्री आए तो थोड़ी बहुत EMI दे दूंगा, ऐसा भी नहीं, सारा ही फुल पेमेंट एडवांस में। तो ध्यान कहाँ देना है, जहाँ पे ग्रोथ है वहां पे ध्यान देना है। फिर समझना पड़ेगा कौन सा सही इन्वेस्टमेंट है कौन सा नहीं। अभी 1 महीने पहले मैं 20,000 रुपीज का वो जो चक्की होती है ना, चक्की फ्लोर मिल, वो लेने वाला था। 20 to 23,000 जैसा था फ्लोर मिल। महीने में एक बार मे बी और 2 बार हम फ्लोर मिल पे जाते हैं और वो आटा लेके आते हैं। 30 या 40 रुपीज होंगे, 50 रुपीज गिन लो पेट्रोल के साथ। कैलकुलेशन किया, एक्चुअली ये मैंने नहीं किया, अंजलि मैम ने किया। तो क्या है, इतना खर्चा है, मतलब तुम्हारे 23,000 कवर होते होते कितने साल हो जाएंगे। तो इट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। वो मैं करने ही वाला था लेकिन मैन की वजह से नहीं किया। मेरे एक ही स्विच चल रहा था, क्या तो सोलर लग गया है बिल नहीं आएगा, सोलर लग गया है बिल नहीं आएगा। अरे बिल नहीं आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखो कितना है। तो नहीं किया वो इन्वेस्टमेंट। जाओ थोड़ा, एक मंथ में 1-2 बार जाओ, 50 रुपीज 100 रुपीज होगा, वापस आ जाओ। ये 100 करके 23,000 कवर करने में 23 ईयर्स हो जाते हैं मुझे, उससे ज़्यादा हो जाते। तो वो हमें और ये कब सोचेंगे हम, जब हमारा दिमाग खुलेगा। नहीं तो क्या होगा, कोई ऐसा सजेशन भी देगा ना कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे तुझे पता नहीं चलेगा, मुझे तुझसे ज्यादा। अभी मैं ऐसा सोचो, मैम ने ऐसा बोला, अरे तुम्हें पता नहीं चलेगा, मैं कर रहा हूँ ना, ऐसा बोल देता तो खत्म, गए थे, डूब गए। लेकिन माइंड खुला हुआ होना चाहिए, सजेशन कहीं से भी आ सकता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए, अरे इसने मुझे सजेशन दिया, ये स्टूडेंट बोल रहा है वो सही होगा या मेरा ही न्यूमेरिकल सही होगा। भाई गलत हो सकता है, कुछ भी हो, स्टूडेंट का सही हो सकता है। कोई ऐसे ईगो नहीं आना चाहिए बीच में, तो बहुत ग्रो। ईगो ला दिया, हाँ मैं कुछ हूँ तो नहीं हूँ। चलो तो 8th ग्रेड में उसने स्टार्ट किया कि एक पर्टिकुलर वायरल डिजीज से ये कैटरपिलर मर जाते हैं। ओके, एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। मतलब एब्राइट को क्या लगा कि एक पर्टिकुलर बीटल से ये जो मोनार्क है वो मर जाते हैं। He tried raising caterpillars in the presence of beetle. उसने क्या किया, बीटल की प्रेजेंस में ही कैटरपिलर को ग्रो करना शुरू किया। I did not get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried experiment. This time I won. 7th में हार गया था, 8th में जीत गया। क्यों जीता? उसने सोचा था कि ये जो मोनार्क 10 जो बटरफ्लाईज मर जा रहे हैं उसका रीजन है बीटल। तो बीटल की प्रेजेंस में उसने कैटरपिलर को ग्रो किया
उसको सही सही उतना रिजल्ट में, अरे 1 साल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये रिसर्च वर्क ऐसे थोड़ी खत्म होगा। लेकिन उसने साइंस फेयर में क्या बोला, मैंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, अब तक मुझे इतना रिजल्ट मिला हुआ है, एंड आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट नहीं मिला अभी, कंक्लूजन आया नहीं है, लेकिन जितना भी क्रॉस किया हो, इवेल्युएटर और से जो चेकिंग करने वाला होता है वो क्या देखता है, तुम्हारा एफर्ट देखता है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस देखता है। नहीं तो हम यहाँ से कॉपी किया, ये मॉडल ये वो ऐसे कर रहा है काम, तुमने क्या किया, कुछ नहीं बनाया। बनाने पे भी मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज गेन किया, नया कुछ किया, नया करेंगे तब ये ऐसे बुक में नाम आएगा। ओके चलो तो वो साल वो जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। तो नेक्स्ट ईयर 9th में उसकी थियरी प्रोजेक्ट क्या था, जो वाइसरॉय टाइप के बटरफ्लाई है वो कॉपी करते हैं किसको, मोनार्क को। मतलब मोनार्क और वाइसरॉय दोनों सेम ही है ऐसा डिजाइन में। The theory was that viceroys look like monarch because monarch don't taste good to birds. मतलब थियरी क्या थी, वाइसरॉय अपने आप को मोनार्क जैसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स बटरफ्लाई को खा जाते हैं, तो बर्ड्स जब मोनार्क बटरफ्लाई को खाते हैं उनको पसंद नहीं आता। मोनार्क बटरफ्लाई बर्ड्स को अच्छे नहीं लगते इन टेस्ट, तो वाइसरॉय ने अपने आप को इसलिए मोनार्क जैसा बनाया है ताकि बर्ड को चकमा दे सके कि हम तो वाइसरॉय नहीं है, हम तो मोनार्क है, तो वो लोग उसको नहीं खाएंगे, लाइक दैट। ये उसका प्रोजेक्ट था। सो वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसरॉय तो अच्छे लगते थे टेस्ट में, तो उसको तो खा जाएंगे। ओके, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। मतलब जितने ज्यादा वो मोनार्क जैसे दिखेंगे उतने कम चांसेस है कि बर्ड्स उन्हें खाए। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, और उसका प्रोजेक्ट क्या था कि बर्ड ईट करते हैं या नहीं करते मोनार्क को ऐसे। He found that a starling बर्ड का नाम है, कहीं पे आया भी था शायद स्टारलिंग बर्ड। कहाँ पे आया था? हाँ हाँ वो बात सही है, लेकिन यहाँ भी कहीं पे हमारी स्टडी में भी आया था। ओके हाँ, हमारी भी स्टडी में आया था, आई डोंट नो, बट स्टारलिंग बर्ड का नाम है। तो उसको क्या पता चला कि ये जो स्टारलिंग बर्ड है वो मोनार्क को नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। नहीं, फिर से पढ़ते हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। स्टारलिंग बर्ड जो है वो जो दूसरे बर्ड है वैसा खाना नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। स्टारलिंग जो है वो सारे मोनार्क खा जाए। चिराग और हर्षित बातें मत किया करें। सो स्टारलिंग देखो, स्टारलिंग जो है स्टारलिंग मोनार्क को खा जाता है। ऑर्डिनरी जो बर्ड होते हैं उनको मोनार्क अच्छे नहीं लगते टेस्ट में, लेकिन स्टारलिंग को तो अच्छे लगते हैं, वो तो जितने दो उतने खा जाएगा। So Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy monarch. और दूसरे रिसर्चर्स के बेस पे एब्राइट ने बोला कि हाँ वाइसरॉय मोनार्क को कॉपी करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो जूलॉजी डिवीजन में साइंस फेयर में भी जब विनर आए ना तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली विनर होते हैं, कि सपोज जियोलॉजी डिपार्टमेंट में और से स्पेस में किसका टॉपिक अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन में किसका प्रोजेक्ट अच्छा है, वैसे रैंकिंग होगा। तो उसका जियोलॉजी में फर्स्ट आया और ओवरऑल में कितना नंबर आया, 3rd नंबर आया। हाँ चलो पेज नंबर 36। In his second year in high school, Richard Ebright began to research that led his discovery of an unknown insect hormone. तो अब हाई स्कूल इन ही सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, मतलब मे बी तुम मान लो 12th में, उसने क्या किया, रिसर्च एब्राइट बिगेन रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट का अननोन जो हार्मोन किसी को नोन नहीं है, वैसे हार्मोन के ऊपर उसने रिसर्च करने का सोचा। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ। और
यहीं से ये रिसर्च टॉपिक से उसको एक नया टॉपिक मिल गया कि जो सेल होता है उसकी लाइफ कैसी होती है। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? तो क्या था, जनरली जो मोनार्क का प्यूपा था, देखो अभी भी वो 12 साल हो गए हैं स्टडी को, 12th में है वो, अभी भी वो क्या है, एक ही जगह पे चिपका हुआ है, तो मोनार्क पे और बटरफ्लाई पे, दैट इज द थिंग। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में भी ऐसे टैग लगा के उड़ाता था, 12th में भी टैग लगा के उड़ा रहा है, नहीं। वो उसका फील्ड एक है, लेकिन कुछ ना कुछ नया किया उसने। वैसे ही अगर हम एक ही फील्ड पे इतने लंबे समय तक काम करते रहे, गारंटीड सक्सेस मिलेगी, गारंटीड सक्सेस, क्योंकि तुम इतना कुछ सीख रहे हो यार। ओके, मतलब ऐसा समझो कि तुम कंटिन्यूअसली सीख ही रहे हो। मतलब ऐसा समझो कि तुम फ्लूट बजाना सीख रहे हो 1 साल, दूसरे साल तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, तीसरे साल तुमसे हारमोनियम कैशियो बजाना सीख रहे हो। अब हम, और ये एक कंडीशन है, और दूसरे बच्चे ने 3 साल फ्लूट बजाना सीखा। अब ऑब्वियस रीजन कौन अच्छा फ्लूट बजाएगा? वो 3 साल वाला, ऑब्वियस है, 3 साल की मेहनत है, यहाँ पे 1 साल की मेहनत है। तो कंसिस्टेंसी वही है। हाँ, बैठ जाओ। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो जो मोनार्क का प्यूपा था, उसके ऊपर उसके नेक पे ऐसे राउंड ऐसे डिजाइन टाइप था। ओके, मतलब गोल्डन कलर के स्पॉट्स थे उसके नेक पे। सभी को लग रहा था कि डिजाइन है, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एब्राइट को ही नहीं लग रहा था कि ये डिजाइन है। वो क्या सोच रहा था कि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा, कुछ रीजन होगा। सारे बटरफ्लाइज पे तो ऐसी डिजाइन है नहीं, इसके ऊपर ही क्यों है? तो देखो, everyone assumed the spots were just ornamental जैसे ज्वेलरी टाइप, फैशन के लिए है ऐसे। एब्राइट said, but Dr. Urquhart did not believe it। और एब्राइट ने बोला कि सबको लग रहा है कि ऑर्नामेंटल, लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट भी बोल रहे नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, तुम करना हो तो उस पर काम कर सकते हो। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। तो एब्राइट और उसके दूसरे दोस्त ने प्रोजेक्ट शुरू किया, क्या कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या प्रोजेक्ट शुरू किया कि ये जो स्पॉट्स है वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन रिलीज होते हैं, उसी की वजह से मोनार्क प्यूपा बटरफ्लाई बनता है। वो अगर रिलीज नहीं होते तो बटरफ्लाई नहीं बनता। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ये इतना खतरनाक था क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी वजह से ये एंजाइम्स जो रिलीज करते हैं ये स्पॉट, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसको इंटरनेशनल साइंस इंजीनियरिंग कम्युनिटी में प्लेस मिल गया। देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, उसको 3rd प्राइज भी मिला। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एंटोमोलॉजी को मीनिंग क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वो पर्टिकुलर फील्ड को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa। अब हाई स्कूल जूनियर में भी वो ऐसा ही करता रहा। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। देखो, सबको चांस नहीं मिलता, जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो उसी को चांस मिलता है वो लैब में काम करने का। बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो मेरी जो पार्टनर थी बिट्स पिलानी में हमारे प्रोजेक्ट में, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब कर रही थी तो 3rd ईयर फाइनल ईयर में ही ऐसे प्रोजेक्ट किए थे अपनी इंजीनियरिंग में। सोचो, जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी, मैं जब बिट्स में पहुंचा ना, तब तक तो मुझे ऐसा समझो 0 नॉलेज था रिसर्च का, 0। I was shocked and amazed
एंड फील ब्लेस्ड ऑल्सो कि वो दुनिया भी देखने को मिली। ओके, वहाँ स्टूडेंट मतलब ऐसे ये करना है तो करना ही है। मैंने पहले भी तुम्हें स्टोरी बताई थी, वो आउट ऑफ 4 सेमेस्टर, सारे ही सेमेस्टर में 10 आउट ऑफ 10 CGPA, ओके, गोल्ड मेडलिस्ट। सो इतना हाई क्लास। और मैंने बताया था ना कि वो पर्टिकुलर पूरा मतलब 12th खत्म हो गया, इंजीनियरिंग आधी खत्म हो गई, तब तक उसने पैसे ही खर्च नहीं किए थे 8th क्लास से। स्कॉलरशिप पे ही पूरी लाइफ चल रही, क्योंकि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ही इतनी मिल रही थी। ब्राइट स्टूडेंट को मिलती है स्कॉलरशिप, ओके, तो इतनी स्कॉलरशिप पे ही वो अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, तुम सिर्फ देखोगे उसका रिज्यूमे, उसका बायोडेटा, तो पता चलेगा कि सपोज इसरो, जैसे हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, रिव्यू रिसर्च थोड़ा मिक्स था, तो दैट वी वेंट फर्स्ट टाइम उसके साथ मैं गया था इसरो में, ओके, इसरो जो केरला में तिरुवनंतपुरम में हेड ऑफिस है वहाँ पर, ओके, तो इसरो में हम गए थे, हमारा रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया था। वैसा उसने बहुत बार किया है पहले, ओके, मतलब कि DRDO है अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, DRDO, इसरो है, CSIR है, ये सारी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इतनी तो हमें पता भी नहीं होगी, ओके, मुझे भी तभी पता चली। यहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी नहीं पता होगी, कौन से कहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है वो भी नहीं पता होगा। अवेयरनेस ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। वहाँ पे वो स्कॉलरशिप के लिए लोग झगड़ते हैं, स्टूडेंट ऐसे कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ने वाली हूँ, और वो नहीं मैं 3 बजे उठ के पढ़ूंगी। हम दोपहर के 3 बजे भी देखो सीट खाली है। ओके, तो नहीं वो मतलब जनरली 2:30 के बाद मॉर्निंग बोलने लगते हैं, 2:30 के बाद, 2:33 के बाद मॉर्निंग बोलने लगते हैं। हाँ, कई लोग तो 12 बजे ही, वो फिर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा अल्ट्रा लेजेंड टाइप हो गया। 12 बजे कोई तो ऐसे गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग रात के 12 बजे गुड मॉर्निंग, ओके, व्हाटएवर, ओके। बट ये मैं बता रहा था कि सारी स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की एंड ऑल, और कितना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, पहले उसने वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम किया, उसके बाद उसने फिर से इंटरनेशनल स्कूल साइंस फेयर जीता, और वहाँ से वापस आर्मी लेबोरेटरी में उसे काम करने का मौका मिला। सारे स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया हो उसको परमिशन मिलेगी, यस यू कैन कम एंड डू योर रिसर्च, ओके, सबको मिलेगा नहीं। हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम कहाँ जाते थे, कितने दूर जाते थे, पर्टिकुलर कंपनीज में जाते थे। कंपनीज भी सबको परमिशन नहीं देगी, सबसे पहले तो बोलेंगे आई एम स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉलेज, ये कौन सी कॉलेज, चलो जाओ। ओके, तो बड़ी कंपनी तो भाई कौन सी, तो IIT NIT बीट्स, कौन सी ये कॉलेज, ये कहाँ है, चलो जाओ। नहीं नॉट परमिटेड ना ही बोल रही। पहले तो कॉलेज वैसी होनी चाहिए कि तुम वो कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सामने वाले को, अच्छा ये कॉलेज से आए हो, हाँ क्या करना है सर, आपके इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट है वो हमें यूज़ करना है, और परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट गो। परमिशन भी कैसे मिलेगी, सपोज कोई पहचान तो होनी ही चाहिए, रेफरेंस तो होना ही चाहिए। तो प्रोफेसर बोलेगा कि हाँ मेरा एक स्टूडेंट वही कंपनी में अभी काम कर रहा है, सर का स्टूडेंट काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल गया, तो उससे परमिशन लेनी है, जाना है, परमिशन। वो एक फील्ड ही अलग है, एकेडेमिक्स, ओके, बहुत डीप एकेडेमिक्स है वो। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. मतलब अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसने क्या रिसर्च किया कि वो जो गोल्ड स्पॉट में से हार्मोन निकल रहा है उसी की वजह से बटरफ्लाई बन रहा है। That project won the first place for zoology. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. ये जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज है, जैसे मैंने बताया, परमिशन नीड्स परमिशन, तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा तो ही मिलेगी परमिशन, अदरवाइज नहीं मिलेगी।
जैसे स्कूल में होता है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी तो मतलब बिजनेस बन गया है, सबको एडमिशन मिल रहा है। हमारे टाइम पे क्या था, एडमिशन ही नहीं मिलेगा स्कूल में तुम्हें। प्रीवियस स्कूल कौन सी है तुम्हारी, ये स्कूल है, रिजल्ट कितना आया, ये है, नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अभी इतना अच्छा हो गया है कि कोई नया स्टूडेंट आए तो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे भी ले लेते हैं। हमारे टाइम पे जेएनएफसी में एडमिशन लेना हो, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, जेएनएफसी में एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे ही नहीं, वो बोलते थे कि तुम लोगों का लेवल ही नहीं है। बिना देखे ऐसे ही? नहीं, बिना देखे नहीं, परसेंटेज देखेंगे ना। तो जो बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं, जो सपोज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्क्स आएंगे, मेजरली स्टूडेंट्स वहां के होंगे जेएनएफसी। ओके, तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है, अब तो सब जनरल हो गया है, कोई से भी स्कूल के स्टूडेंट का कहीं पे भी नंबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि भाई सबसे अच्छा हथियार है सेल्फ स्टडी। तो स्कूल में पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ साथ में सेल्फ स्टडी जितना हो उतना ज्यादा करना है, लाइक दैट। हाँ, नहीं आज टेस्ट नहीं, आज पढ़ ही लेंगे। हाँ, हाँ 10 मिनट पढ़ लेते हैं, हम लेक्चर ही कंप्लीट करते हैं। चलो। So the following summer after his freshman year at Harvard University, अब कॉलेज में चले गए, कॉलेज भी ऐसी तैसी नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके, स्टीव जॉब वाली। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो फ्रेशमैन थे, मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। हर्षित Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. वहाँ वही टॉपिक पे उन्होंने और ज़्यादा वर्क किया। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormones' chemical structure. लेबोरेटरी का यूज करके, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अब उसको पता चला कि हाँ यही गोल्ड स्पॉट से हार्मोन निकल रहे हैं। सोचो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते तो काम नहीं होता, और वो इंस्ट्रूमेंट दूसरी लोकल कॉलेजेस में नहीं होंगे। क्यों? लोकल कॉलेजेस के पास उतना पैसा नहीं होगा, इसीलिए लोग इतने हायर कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। तुम अपना रिसर्च करना चाहोगे आईआईटी में, तो हम सोचेंगे जो रिसर्च हम आईआईटी में करना चाहते हैं, आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, वही रिसर्च हम यहाँ लोकल कॉलेज में करेंगे। तुम तो अपना पार्ट कर सकते हो, तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट करना होगा वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाओगे? ये कॉलेज के पास होने तो चाहिए, वो कॉलेज के पास है, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हुए हैं। ओके, वैसे गाइड भी तो होने चाहिए। तुम पूछो यहाँ पे सर को ही पता ना हो, वहाँ के सर को पता है। इसीलिए कॉलेज का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। ओके, और आईआईटी एनआईटी तो गवर्नमेंट फंडेड है। बिट्स तो बिट्स के पास तो पैसा ही बहुत है, अपना ग्रुप भी उतना बड़ा है, बट आईआईटी और एनआईटी तो गवर्नमेंट फंडेड है। पैसे गवर्नमेंट देती है कि करो, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ाओ उसको, रिसर्च करना चाहे बनाओ साइंटिस्ट उसको। ओके, लाइक दैट। सो कहाँ गया? A year and a half later, during the junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. तो वो जो हार्मोन था उसका केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सरे से देख रहा था, तब उसको आइडिया आ गया था वो सेल थियरी के बारे में। When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka, Eureka, or even I have got it. Okay, पता है, ये याद है Eureka, Eureka. हाँ, so चैप्टर नहीं था रे, तब वो ऐसे चिल्लाया, यूरेका यूरेका ऐसा चिल्ला रहा है। 9th की टेक्स्ट बुक में है। हाँ, तो वो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही उसको पता चल गया तो उसने ऐसे यूरेका यूरेका आई हैव गॉट इट ऐसा कुछ भी चिल्लाया नहीं, नॉर्मल ऐसे थोड़ा धोनी जैसे 6 मार के वर्ल्ड कप जीता दिया। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। But he believed that among with his findings about insects hormone, the photos gave him the answer to one of the biologist's puzzle, how the cell can read the blueprint of its DNA. तो यहाँ से उसको बेसिकली क्या पता चला कि हमें पता है कि सेल्स में डीएनए होते हैं,
और डीएनए की वजह से ही उसके ऑफस्प्रिंग में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जाती है। लेकिन डीएनए की वजह से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों जाती है, उसका रीजन उसको पता चल गया। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स द हेरिडिटी। It determines the form and function of the cell and thus DNA is the blueprint for life। तब तक पता नहीं था, डीएनए को ऐसे ही एक सब्सटेंस के तौर पे लेते थे, लेकिन जब पता चला कि अरे भाई ये जो हेरिडिटी हो रही है उसका रीजन डीएनए ही है, अगर डीएनए ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो हेरिडिटी आएगी नहीं। पेज नंबर 37, एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory। दोनों ने बहुत काम की, उस रात को पता चल गया कि हाँ हमने सक्सेस मिल गई है। बहुत काम किया, सारे चार्ट्स पेपर लिखे और उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा, पब्लिश किया और वो साइंटिस्ट बन गए। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510। मतलब कि सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, मतलब जो लोग उसे जानते थे उनमें से किसी को भी सरप्राइजिंग नहीं लगा कि ये हाईएस्ट ऑनर से पास हुआ है। जहाँ 1510 बच्चे थे उसमें से वो सेकंड रैंक पे आया था, क्योंकि उसको जो जानते थे सबको पता ही था ओ भाई ये तो स्कॉलर है, इसका तो आने ही वाला है। हाँ, दूसरे किसी को जो जानते नहीं होंगे उनको लगेगा क्या बात कर रहे हो तुम, हार्वर्ड में सेकंड आए। लेकिन जो उनको जानते थे, सरप्राइजिंग नो वन, ओके, जो उनको जानते थे उनको किसी को सरप्राइज हुआ नहीं, क्योंकि सबको पता था कि हाँ यही आने वाला है आगे। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory। तो अब वो क्या किया, एक ग्रेजुएट मेडिकल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एज अ ग्रेजुएट रिसर्चर के तौर पे वो गया और जो अपनी जो थियरी उसको मिली उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो वहाँ गया। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life। It must also lead the new ideas for the preventing some types of cancers and other diseases। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से। जो बचपन से उसका क्यूरियोसिटी वाला नेचर था, उसकी मम्मी ने जितना हेल्प किया था उसको, वो सारी ही बातें, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, डॉक्टर उर्खाट को भी भूल नहीं जाना है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की थी। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ और इसी की वजह से उसने सेल थियरी को डिस्कवर किया कि हाउ सेल वर्क्स। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterfly, but not so deeply that he has not time for other interest। ऐसा नहीं है कि दूसरे सब के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था, ऑलराउंडर था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर। वो एक चैंपियन, अब उसकी लाइफ के बारे में बात है, साइंटिस्ट बन गया है वो। अब साइंटिस्ट बनने के बाद भी उसने बहुत कुछ किया है, वो बातें हैं। वो एक चैंपियन डिबेटर था, डिबेट कर सकता था। डिबेट कौन कर सकता है अच्छे से? जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो और जिसके पास नॉलेज एकदम जीरो हो, जो चिल्ला जोर से सकता हो। चलो, एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट मतलब क्या कि कैनोइस्ट सुना है? कैनोई रेसिंग, हाँ रेसिंग का टाइप। ओके, कैनोई रेसिंग नहीं, रनिंग रेस रेसिंग ही है। कैनोइज अब क्या बताऊँ? नहीं, चढ़ाई नहीं, वो नहीं, वो रेसिंग नहीं। ओके, डिफरेंट। मैं तुम्हें मोबाइल में दिखाता हूँ। रेसिंग के टाइप ही है, जैसे हम मैराथन नहीं बोलते, वही मैं वर्डिंग में कैसे बताऊँ, वही मैं सोच रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें मोबाइल में बाद में बताता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट was a straight student because learning was easy. He turned a lot of his नहीं, कहाँ गए हम? ये रे, कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन।
ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सीडेंट्स। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो साइंटिस्ट बन गया ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कैनोइस्ट था, बहुत अच्छा फोटोग्राफर था और एनिमल की फोटोग्राफी तो बहुत अच्छे करता था वो। ओके, और साइंटिफिक नेचर भी उसका बहुत अच्छा था। So, in high school, Richard Ebright was a straight student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard A. Verrier, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Verrier was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. तो एब्राइट ने बोला है कि मिस्टर वेरियर जो है, रिचर्ड ए वेरियर, वो यूनाइटेड नेशंस क्लब के जो डिबेट क्लब है उसके मेंबर थे, तो उसके सोशल स्टडी के टीचर भी थे और वो ग्रुप के मेंबर भी थे, तो वो उनके साथ बहुत अच्छी उसकी मतलब मैचिंग हो रही थी। ओके, और वो बहुत अच्छा उनके सजेशंस पे काम भी कर सकता था। और वेरियर के लिए तो एब्राइट एक परफेक्ट स्टूडेंट था और एब्राइट के लिए भी वेरियर एक परफेक्ट पार्टनर थे जो ऐसे सजेस्ट कर सके, गाइड थे, परफेक्ट गाइड ऐसा बोलते। ओके, ये 2-3 पैरा हम कल कर देंगे। ओके, इतना रखते हैं। ये 2-3 पैरा जो है छोटे, अभी क्या करना अभी बस आज इतना ही। कौन सा पेपर है? है? Yes.